Hello everyone, my name is Mitesh and welcome to School of ISPCS। जैसा कि मैंने इंट्रो में डिस्कस किया था कि बिहार का बजट 23-24 का जो भी है उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो ये दिस इज़ द डिस्कशन ऑफ द बिहार बजट 2023-24। अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है तो प्लीज़ इंट्रो देखें, आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से इस चैनल को आपको यूज़ करना है, क्या फ़ायदे होंगे आपको और कैसे कैसे हम चीज़ों को डील करेंगे आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, अगर बजट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें आगे की, ताकि कोई भी आगे की वीडियो है जो आप मिस ना कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बजट से। व्हाट इज़ बजट? सबसे पहले तो बजट होता क्या है? तो बजट अगर हम बात करें तो बजट इज़ सिंपली एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि गवर्नमेंट बनाती है अपने फ्यूचर इनकम और फ्यूचर एक्सपेंसेस को प्लान करने के लिए कि कितना गवर्नमेंट अगले वित्त वर्ष में, जैसे कि इस बार का वित्त वर्ष 2023-24 है जो कि 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2024 तक होगा। तो उसमें गवर्नमेंट किस तरीके से अपने रेवेन्यूज़ को, इनकम को जनरेट करती है और उन इनकम को कहाँ पे खर्च करना है उन्हें, तो उनका एक लेखा जोखा होता है, वही क्या कहलाता है बजट। हम भी घर में अपना बजट बनाते हैं। मंथली की, महीने की सैलरी जब आती है तो मंथली सैलरी में कितना हम कमा रहे हैं, कितना हमें खर्च करना है, कहाँ पे खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, इतनी EMI में जाएगी, इतने खाने में जाएगा, इतने बच्चों की स्कूल फ़ी में जाएंगे, बचे हुए इतना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब चीज़ें। तो वही जो हम एक स्मॉल स्केल पे घर पे करते हैं, वही एक लार्ज स्केल पे जब गवर्नमेंट करती है तो उसे हम एक बजट कहते हैं। ठीक है, तो बिहार बजट की हमने बात करी। तो बजट, स्टेट का अपना बजट भी होता है, सेंटर का अपना बजट भी होता है। सेंटर के बजट की अगर हम बात करें तो सेंटर का बजट फर्स्ट वीक ऑफ फेब में इंट्रोड्यूस होता है। कौन इंट्रोड्यूस करता है? निर्मला सीतारमण, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनको वो करती हैं। इस बार कब हुआ है? 1 फेब 2023 को ये इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में। उसी तरीके से अगर हम बात करें बिहार का बजट, विजय कुमार चौधरी जी ने इस बार इंट्रोड्यूस किया, वो वित्त मंत्री हैं बिहार के, 28 फरवरी को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल हो जाती है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि किस दिन बजट पेश हुआ था। बजट की हमने बात करी, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को यूज़ नहीं करते हैं, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 202। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। आर्टिकल 266(1) कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, आर्टिकल 268(6)(2) पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267(1) इज़ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये बेसिक आर्टिकल्स हैं। ठीक है, रिसेंटली 2 चेंजेस हुए थे सेंट्रल बजट में। एक तो रेलवे के बजट को मर्ज कर दिया गया था और दूसरा कि लास्ट वर्किंग डे से फर्स्ट वर्किंग डे पे शिफ्ट कर दिया गया था, ताकि 2 मंथ का टाइम मिल सके उस पर डिस्कशन करने के लिए और जो भी करेक्शंस करने हैं और पार्लियामेंट के अप्रूवल लेने में जो टाइम लगता है उसकी वजह से। बट बिहार का बजट जो है वो अभी भी लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब पे ही इंट्रोड्यूस होता है। 28 फेब 2023 को इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस कुछ हैं। हम आगे जो भी डेफिनीशंस पढ़ेंगे, बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे, उनको हमें थोड़ा सा ब्रीफ करना ज़रूरी है। बजट हमने बात कर ली, क्या होता है, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। एक लेखा जोखा है आय और व्यय का, कितना गवर्नमेंट कमा रही है और कितना खर्च करना चाह रही है, उसका एक लेखा जोखा है, वो हमारा बजट होता है। ये एक एस्टिमेटेड बजट होता है। ठीक है, जो वित्त वर्ष ख़त्म होगा उसके बाद जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो उसमें एक एस्टिमेटेड बजट होता है, एस्टिमेटेड जो हमारा बजट था, और एक जो नया फाइनल बजट में कितने प्रोविजंस हुआ वो इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो है वो आने वाले समय में क्या होने वाला है, किस तरीके से गवर्नमेंट प्लान कर रही है, वो होता है। नेक्स्ट इज़ रिसीट आपको पता है इनकम होता है, सरकार की आय का ब्यौरा होता है। रिसीट को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो रिसीट को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट में रेवेन्यू राजस्व,
कैपिटल पूंजीगत। रेवेन्यू दो तरीके से आ सकता है, सेंटर की तरफ से आता है और स्टेट की तरफ से। तो सेंटर की तरफ से जो आता है उसमें उसके दो कंपोनेंट है। सेंटर का जो सेंट्रल टैक्सेस जो भी हैं, जैसे जीएसटी हो गया, जीएसटी आ गया, आप सारे टैक्सेस को एक जगह पे करके, तो उसमें जो सीजीएसटी वाला पार्ट है, तो सीजीएसटी में जो स्टेट का पार्ट है, वो स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में वो, और ग्रांट इन एड सहायता का जो सहायता अनुदान है। स्टेट के अपने टैक्सेस की अगर हम बात करें तो टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। पूंजीगत और कैपिटल रिसीट की अगर बात करें तो बोरोइंग्स और मतलब उधार, जो गवर्नमेंट उधार लेती है या सेंट्रल गवर्नमेंट से या और कहीं भी जगह से, वो भी एक तरीके से गवर्नमेंट की आय है। रिकवरी ऑफ लोन्स, गवर्नमेंट ने कुछ लोन लिया है, जैसे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में स्टूडेंट्स को लोन मिलता है। उन लोन को जब स्टूडेंट चुका लेते हैं तो वो एक सरकार के लिए आय है, तो वो भी एक रिसीट में आता है। तो रिकवरी ऑफ लोन्स, कर्ज वापसी जो हुआ, तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ। एक्सपेंडिचर के टर्म्स में हम बात करें तो एक्सपेंडिचर भी यही, राजस्व और पूंजीगत, इसको हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर टर्म आता है रेवेन्यू सरप्लस। तो रेवेन्यू सरप्लस कब होता है? जब रेवेन्यू इनकम जो है वो ज़्यादा हो जाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। अगर डेफिसिट की हम बात करें तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है इनकम से। दैट मीन्स राजस्व का आय अगर ज़्यादा है व्यय से तो सरप्लस होगा, अगर व्यय ज़्यादा है आय से तो डेफिसिट होगा। फिस्कल डेफिसिट और राजकोषीय घाटा क्या है? टोटल नेट नॉन डेट एक्सपेंडिचर। नॉन डेट मतलब गैर ऋण, हमें ऋण वाले जितने भी एक्सपेंडिचर है उनको हटा देना है और ऋण वाले जितने भी इनकम है उनको हटा देना है। उनके अलावा जो भी टोटल इनकम और टोटल रिसीट हमारे पास आए, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर होगा। जब एक्सपेंडिचर में से हम इनकम को घटाएंगे तो जो भी अमाउंट आएगा वो फिस्कल डेफिसिट होगा, जिसे हम राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। ये गवर्नमेंट को ये बताता है कि उन्हें उनके बजट में कितना उनकी इनकम से ज़्यादा खर्चा है। अब जितना भी ज़्यादा खर्चा है वो उन्हें क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। तो ये फिस्कल डेफिसिट एक इंडिकेशन है कि हमें गवर्नमेंट को कितना कर्जे की ज़रूरत है उसके अपने खर्चों को पूरे करने के लिए। ठीक है, तो ये गाइडेड है FRBM एक्ट, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2006, बिहार का अपना लॉ है। FRBM एक्ट 2006, सेंटर का अपना रोल है, लॉ है FRBM एक्ट 2003, और FRBM एक्ट 2006 जो है वो बिहार गवर्नमेंट का अपना लॉ है। इसके थ्रू गाइड होता है फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग, मतलब पिछली सरकार ने या पिछले वित्त वर्ष में जो भी हमने कर्जे लिए हैं उसका इंटरेस्ट पेमेंट हमें करना पड़ता है। उन इंटरेस्ट पेमेंट उस साल में पिछले कर्जों का जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको अगर आप फिस्कल डेफिसिट से घटा देंगे तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या बनेगा? प्राथमिक घाटा बचेगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फिस्कल डेफिसिट में से कुछ ना कुछ चीज़ें घटाई जा रही। दैट मीन्स फिस्कल डेफिसिट से हमेशा प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? कम ही होगा। तो राजकोषीय घटा पिछले साल के कर्जों पर ब्याज का भुगतान, उनको इन दोनों को अगर घटाएंगे तो हमें फाइनली प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, प्राथमिक घाटा आ जाएगा। दो टर्म है सोशल सर्विसेज और इकोनॉमिक सर्विसेज। क्या क्या आती हैं सोशल सर्विसेज में? एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं। इकोनॉमिक सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ आती हैं, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल आता है, एनर्जी एंड पावर, इंडस्ट्री एंड मिनरल एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें आती हैं। ये एक बेसिक डिटेल था बजट स्टार्ट करने से पहले। बजट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बिहार के बजट की बात करते हैं। तो एस्टिमेटेड GDP, GDP सेंटर में चलता है, GSDP ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट, और सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8,58,928 करोड़ रुपए है। इस डाटा को याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये। पिछले साल से 8.9% ज़्यादा है, पिछले साल से 8.9% ज़्यादा है। पिछले साल कितना था? 7.89 लाख करोड़। इस पर कितना है? 8.59 लाख, ऑलमोस्ट 8.59 लाख करोड़ है, 8.9% ज़्यादा है। बजटरी एस्टिमेट्स का हमने देखा था, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल, उसमें बांटने के बाद हमारे पास जो आय है वो कितना है? 2,62,85 करोड़ रुपए। डेटा याद रखना है। उसमें रेवेन्यू रिसीट कितना है? 2,12,327 करोड़ रुपए। ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में बांटा था, सेंटर से और स्टेट से। सेंटर से हमें 1,56,115 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और स्टेट के अपने रेवेन्यू कितने हैं? 56,000 करोड़ रुपए, 56,212 करोड़ रुपए। अगर दोनों में आप कंपैरिजन करोगे तो देखोगे कि स्टेट का अपना रेवेन्यू जो है
और सेंटर से जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 3 गुना है स्टेट के रेवेन्यू से, ठीक है। इस अगर स्टेट के अपने रेवेन्यू की बात करें तो स्टेट के अपने रेवेन्यू में कमर्शियल टैक्सेस सबसे ज़्यादा हैं, फिर स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड लैंड रेवेन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2 बार से हम देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में 2-4 चीज़ें पूछी गई हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि ये पूछा जा सकता है स्टेट के अपने रेवेन्यू में, स्टेट के अपने टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा पोर्शन किस टैक्स से आता है, तो वो है कमर्शियल टैक्स। सबसे कम किससे आता है, तो लैंड रेवेन्यू। उसी तरीके से बिहार सरकार का अपना नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा माइनिंग से आता है, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीट और सबसे कम इरिगेशन से आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों को आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी, ग्रांट इन एड जो था 53,378 करोड़ था, इसमें ये चीज़ ध्यान रखने की नहीं है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पिछले साल से ये क्या हुआ है, कम हुआ है। कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं बजट में जो पिछले साल से कम हुई हैं, जिनको मैं पॉइंट आउट करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ग्रांट इन एड सेंटर से जो मिल रहा है हमें वो क्या है, कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसको अगर पाई चार्ट में डालते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट, ये टोटल रिसीट नहीं है, रेवेन्यू रिसीट के परसेंटेज में जब हम बांट रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 49% का जो है वो शेयर क्या है, स्टेट का अपना शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में। जैसे CGST आता है तो CGST में जो हमने देखा था 15 फाइनेंस कमीशन ने 41% कर दिया था, 41% शेयर जो है वो स्टेट्स को मिलेगा। तो 41% में जो गवर्नमेंट बिहार को जो मिलता है अपने शेयर का 49% जो है वो स्टेट का शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में। उसके बाद 25% ग्रांट इन एड है, 23% स्टेट का अपना टैक्स रेवेन्यू है और 3% क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये पाई चार्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। ये इन एज ए परसेंटेज ऑफ राजस्व प्राप्तियाँ हैं, रेवेन्यू रिसीट है, ना कि टोटल रिसीट। हम टोटल रिसीट के बारे में बात करेंगे। कैपिटल रिसीट की हमने बात करी 49,758 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसमें बोरोइंग्स ज़्यादा हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स कम है, ठीक है। कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट को जब हम बांटेंगे तो 81% हमारा क्या है, रेवेन्यू रिसीट है और 19% क्या है, कैपिटल रिसीट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। इसके बाद हम एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल रिसीट, पिछली बार हमने जो देखा था इसमें सिर्फ रेवेन्यू रिसीट था, इसमें क्या है, टोटल रिसीट है। तो इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा वही स्टेट का अपना शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में, उसके बाद ग्रांट इन एड है 20%, बोरोइंग्स 19% है, स्टेट का टैक्स जो है टैक्स रेवेन्यू वो भी 19% है, 3% तो स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो ये भी चार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो 2,61,885 करोड़ रुपए है कुल व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय क्या है, 2,07,848 करोड़ रुपए है। हमने अगर बांटें इसमें तो सैलरी का पोर्शन सबसे ज़्यादा है, फिर नॉन सैलरी, फिर एसेट क्रिएशन एंड देन पेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सैलरी का पोर्शन सबसे ज़्यादा सैलरी पे जाता है, खर्चा होता है बिहार सरकार का। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 54,037 करोड़ रुपए है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा कैपिटल आउटले, फिर पब्लिक डेब्ट और फिर लोन एंड एडवांसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल आउटले सबसे ज़्यादा है, पूंजीगत परिव्यय सबसे ज़्यादा है। यहीं पे तो एक चीज़ और हमने ध्यान रखनी है कि पिछले साल से ये क्या हुआ है, कम हुआ है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और कम हुई थी, हमने अभी बात की थी, ग्रांट इन एड पिछले साल से कम हुए हैं, कैपिटल आउटले भी पिछले साल से क्या हुए हैं, कम हुआ है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात करोगे तो 81% रिसीट था, 79.37% जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, 20.63% है कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल विकासात्मक कार्यों में 63.91% और 36.09% जो है वो नॉन डेवलपमेंट गैर विकासात्मक कार्यों में खर्च हुआ है। ये रिसीट और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो किस में है, 38%। सोशल सर्विसेज में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सोशल सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये सब, स्पोर्ट्स हो गया, ये सब चीज़ें। इकोनॉमिक सर्विसेज में इंडस्ट्री होगी, पावर हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब चीज़, इंडस्ट्री हो गया,
एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ हो गई। तो इकोनॉमिक सर्विसेज पे 28%, जनरल सर्विसेज पे, इकोनॉमिक सर्विसेज पे 24%, जनरल सर्विसेज पे 28%, पब्लिक टेक पे 9% एंड लोन एडवांसेस पे 9.9%। तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे। रेवेन्यू सरप्लस की हमने बात की थी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू इनकम को अगर घटाएंगे तो सरप्लस आ रहा है, दैट इज़ 0.52। डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या ध्यान रखना है, 0.52% ऑफ द जीएसडीपी। जीएसडीपी हमने बात करी थी, ठीक है, 8.59 लाख करोड़, तो 0.52% ऑफ द जीएसडीपी। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो 2.98% ऑफ द जीएसडीपी अकॉर्डिंग टू FRBM एक्ट। हमने बात की थी फिजिकल डेफिसिट कैसे संचालित होता है, FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट 2006, FRBM 2006। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो 0.8% ऑफ द जीएसडीपी। तो हमने वही बात कही कि सबसे ज़्यादा क्या होगा, हमेशा फिजिकल डेफिसिट होगा, फिर प्राइमरी डेफिसिट होगा और रेवेन्यू डेफिसिट अगर है तो, ठीक। तो रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पे बिहार सरकार के कंडीशन में तो नहीं है, बल्कि रेवेन्यू सरप्लस है 0.52%। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेप्ट 32.15% है और टोटल डेप्ट इंक्लूडिंग लायबिलिटी, दैट मीन्स अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण का शेष 37.81% है। लोक ऋण का शेष कितना है, 32%। परसेंटेज याद रखना है, डेटा याद रखना है, परसेंटेज ज़रूरी है। क्या ज़्यादा होगा, अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण का शेष हमेशा ज़्यादा होगा लोक ऋण के शेष के साथ, ठीक है। स्कीम्स पे बात करते हैं, स्कीम्स पे आते हैं। 1 लाख करोड़ के आसपास स्कीम पे खर्चा किया जा रहा है, ठीक है। हमें एग्जैक्टली ध्यान नहीं रखना है कि किस पे कितना खर्चा किया जा रहा है, हाँ उसका एक माइंड में आपकी ये होना चाहिए कि किस पे सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, किस पे सबसे कम हो रहा है। तो उसके लिए मैंने एक एक्रोनिम बनाया है, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा खर्चा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो रहा है और सबसे कम खर्चा PHED में हो रहा है, अदर्स को हटा दिया जाए तो, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एजुकेशन रोड है, सोशल welfare in RWD depends on the health of roads in urban areas and also water is needed for agriculture and public health। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। एजुकेशन रोड का क्या है, रोड का मतलब हुआ रूरल डेवलपमेंट और RWD का मतलब हुआ रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एजुकेशन रोड है, सोशल वेलफेयर इन RWD डिपेंड्स ऑन हेल्थ ऑफ रोड्स इन अर्बन एरियाज, ऑल्सो वाटर इज़ नीडेड फॉर एग्रीकल्चर एंड पब्लिक हेल्थ। तो आप अगर ये ध्यान रखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा एजुकेशन सबसे पहले आ रहा है, एजुकेशन का आवंटन सबसे ज़्यादा है, फिर रूरल डेवलपमेंट, फिर सोशल वेलफेयर, फिर रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, फिर हेल्थ, फिर रोड, फिर अर्बन एरियाज, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, फिर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, फिर एग्रीकल्चर एंड देन PHED। तो आपको ये डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है किसका सबसे कम है, किसका सबसे ज़्यादा है। और एक अरेंजिंग ऑर्डर में अगर क्वेश्चन आता है 4 से 5 डिपार्टमेंट का लिखे तो आप उसको आराम से अरेंज कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना है, SGST इज़ द मैक्सिमम लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इट्स ओन रेवेन्यू। गवर्नमेंट के अपने सोर्स का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, SGST है, जो कि कितना है, 63% है। कुछ जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत अच्छा ध्यान रखती है, बहुत अच्छा खर्च करती है, जैसे कि एजुकेशन। हमने देखा कि एवरेज ऑफ ऑल स्टेट्स जो है, उन एवरेज ऑफ ऑल स्टेट्स से गवर्नमेंट यहाँ पे ज़्यादा खर्च कर रही है, ठीक है। इन एजुकेशन सेक्टर हमने यहाँ अभी भी देखा स्कीम में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का खर्चा किस तरफ है, एजुकेशन पे ही है। हेल्थ पे भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है एज़ कम्पेयर टू द नेशनल एवरेज। आपको डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं, कितने परसेंट, कितना एवरेज है, कितना परसेंट है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। ये ध्यान रखना है कि एजुकेशन में नेशनल एवरेज से ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं, हेल्थ में एजुकेशन सेक्टर हेल्थ में नेशनल एवरेज से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में जबकि हमारा बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, फिर भी एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट कम खर्च कर रही है, जो एक इशू है। तो गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए कृषि पे, मॉडर्नाइजेशन पे, नए टूल्स पे, नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने चाहिए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो सके और फार्मर कम्युनिटी क्या हो सके, थोड़ी वेल्दी हो सके। रूरल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट ऑलमोस्ट देखोगे आप कि नेशनल एवरेज से डबल खर्चा कर रही है, क्योंकि रूरल एरियाज़ बहुत ज़्यादा है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे से बात करें तो ऑलमोस्ट 85% अभी भी रूरल एरियाज़ हैं बिहार में। तो दिस इज़ ए गुड स्टेप कि रूरल डेवलपमेंट में आप खर्च कर रहे हो और नेशनल एवरेज से ऑलमोस्ट डबल खर्च कर रहे हो। पुलिस में भी गवर्नमेंट बहुत अच्छा
खर्च कर रही है। यही रीज़न है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिहार में बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस 10 साल पहले जैसी थी उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो पुलिस पे नेशनल एवरेज से हम लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, रोड पे नेशनल एवरेज से हम लोग कम खर्च कर रहे हैं। तो दैट मीन अगर हम नेट देखें तो 2 जगह पे एग्रीकल्चर और रोड एंड ब्रिजेस पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनल एवरेज ऑफ ऑल स्टेट्स जो है वहाँ से कम खर्च कर रही है। लेकिन एजुकेशन, पुलिस, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट इन एरियाज़ में गवर्नमेंट क्या कर रही है, एवरेज ऑफ ऑल स्टेट से ज़्यादा खर्च कर रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि किस एरिया में कहाँ ज़्यादा खर्च कर रही है, किस एरिया में कम खर्च कर रही है। कुछ प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की जो बजट में गवर्नमेंट ने बताया है। पहली प्रायोरिटी क्या है, यंग एंड एम्प्लॉयमेंट, युवा एवं रोजगार, वुमेन एम्पावरमेंट, अनवरत महिला सशक्तिकरण, वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक का कल्याण, स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं ग्रामीण विकास, ग्रीन डेवलपमेंट, हरित विकास, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास। ये 8 प्रायोरिटीज़ हैं, प्राथमिकताएं हैं सरकार की। इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है आपको, बहुत ज़्यादा ध्यान इस पर देना नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स पे ध्यान देना है, ये सबको याद रखने की ज़रूरत है। कुछ ज़रूरी हैं, जैसे समग्र शिक्षा जो है उस पर सबसे ज़्यादा खर्चा करती है गवर्नमेंट, सबसे ज़्यादा आवंटन है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा 16,131 करोड़ रुपए। मनरेगा की हमने बात की, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंट बजट में क्या किया है कि मनरेगा का आवंटन कम कर दिया है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था। तो मनरेगा को इसलिए मैंने लिखा है 3,852 करोड़ रुपये। जल जीवन हरियाणी बिहार का थीम है, तो इस पर गवर्नमेंट 421 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। बाकी आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट सिटी मिशन ध्यान रखना है, 1120 करोड़ रुपए खर्च कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, ये आप एक बार बस एक नज़र फेर लीजिएगा, इतना ज़्यादा ज़रूरत इम्पॉर्टेंट डाटा नहीं है। 7 निश्चय पे हम बात करते हैं। 7 निश्चय 2.0 5,000 करोड़ का आवंटन है, इसमें गवर्नमेंट खर्च कर रही है इस पर, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। 7 निश्चय 1 के सक्सेस के बाद से 7 निश्चय 2 क्या क्या चीज़ें हैं इसमें आपको ध्यान रखना है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता एंड सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। इसमें आवंटन मैंने लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा आवंटन युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। डेफिनेटली यंग डेवलपमेंट, यंग वंस जो हैं बिहार में, अगर हम बात करें तो एवरेज एज जो है वो पूरे इंडिया में सबसे कम है अभी। 18 से 50 साल की युवा जो हैं, 18 से 30 साल की युवा जो हैं वो सबसे ज़्यादा बिहार में है, तो युवा पे खर्च करना भी बनता है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा आवंटन युवा शक्ति पे है, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ, इन सब चीज़ों पे। ठीक है, और सबसे कम खर्चा जो है वो किस पे है, सुलभ संपर्कता, कनेक्टिविटी एंड रिलीफ फ्रॉम ट्रैफिक जैम्स। तो हमें ये सब चीज़ इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना कम से कम ध्यान रखनी है, क्योंकि मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 7 निश्चय 2.0। तो इस पर आप जितना अच्छे से थोड़ा डिटेल में याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आवंटन याद रखेगा तो और भी ज़्यादा बेटर होगा, अच्छे नंबर फैच कर पाएंगे मेंस में। ठीक है, हमें मेनली ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए कि सबसे कम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में किस तरीके से आवंटन दिया गया है 7 निश्चय 2.0 में। तो उसके लिए मैंने एक एक्रोनिम बनाया है, आपको ध्यान रखना है। युवा महिला गांव के खेत से शहर के स्वास्थ्य कार्यालय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गई। दैट मीन्स युवा पे सबसे ज़्यादा, फिर महिला, फिर गांव, रूरल डेवलपमेंट, फिर खेत, हर घर तक खेत का पानी, शहर, स्वास्थ्य और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो आपको ये एक्रोनिम याद रहेगा तो ध्यान रहेगा किसका सबसे ज़्यादा है, किसका उससे कम है और किसका सबसे कम है। युवा महिला गांव के खेत से शहर के स्वास्थ्य कार्यालय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गई। 7 निश्चय 1.0 का भी एक में कौन कौन सी स्कीम्स थी उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक बेसिक बिहार का बजट हुआ जिसको मैंने डिस्कस किया। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो कोशिश आप यही करिएगा कि अपने नोट्स खुद से बनाएं यहाँ से, और अपने नोट्स को उस तरीके से एडिट करें। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।